हम आज एक नए चैप्टर की बात करेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन। प्लांट फिजियोलॉजी का पहला लेसन। प्लांट फिजियोलॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया। ऑस्मोसिस क्या है, टीपीटी क्या है, ओपी क्या है, टीपी क्या है। अब जस्ट इसके बाद पहला लेसन है वाटर एब्जॉर्प्शन। हमने आपसे बात किया था कि प्लांट को हिंदी में कहते हैं पादप, जिसका यदि आप संधि विच्छेद करें तो पाद धन पा, अर्थात पैरों से जो पिए उसे कहते हैं पादप। तो पादप के जो पैर हैं वो है रूट। ठीक है, तो अपन बात करें कि रूट का संपूर्ण भाग जल अवशोषण की प्रक्रिया नहीं करता। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि जो सॉइल में पानी है उस संपूर्ण सॉइल के पानी का एब्जॉर्प्शन पौधा नहीं करता। दूसरी बात आप पढ़ेंगे कि जल अवशोषण की क्रियाविधि क्या है। फिर तीसरी बात एक महत्वपूर्ण पढ़ेंगे आप कि जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। तो अपन बात करें कि सॉइल है, ठीक है। सॉइल के अध्ययन को पीडोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पीडोलॉजी। जीव विज्ञान की वैसा का जिसमें सॉइल का अध्ययन किया जाता है या मृदा का अध्ययन किया जाता है उसे पीडोलॉजी कहते हैं। सॉइल निर्माण की प्रक्रिया को पीडोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर है। सॉइल में ऐसा होता क्या है जो पौधों के लिए उपयोगी है, या मैं कहूं कि सॉइल में ऐसे कौन से तत्व होते हैं जो सॉइल की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो आप आंसर देंगे सॉइल में ह्यूमस होता है। ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है? सजीवों के मृत शरीर का अपघटन के पश्चात उससे ह्यूमस बनता है। तो यदि कोई राख है, चट्टान है, चट्टान यदि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है अर्थात उससे सैंड बन जाती है या बालू बन जाती है, अर्थात स्मॉल पार्टिकल बन जाते हैं, तो प्रक्रिया कहलाती है वेदरिंग। सॉइल निर्माण की प्रक्रिया में पहला होता है वेदरिंग। वेदरिंग के जस्ट बाद होता है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया, उसमें ह्यूमस मिल जाता है तो बन जाता है सॉइल। तो मैं कहूँ आप रेत में या सैंड में क्या मिला दें? ह्यूमस। ह्यूमस कैसा? यदि कोई पत्तियां हैं वो पत्तियां सड़ जाएं तो ह्यूमस बनाएंगे, या कोई जानवर है या पौधा है उनका जो मृत शरीर है उसका अपघटन होकर क्या बनता है? ह्यूमस। तो यदि विदर्ड राख में ह्यूमस मिल जाए तो कहलाता है, बन जाएगी सॉइल। तो मैंने 60 में सॉइल निर्माण की प्रक्रिया बता दी। ठीक है, फिर आप जाने कि सबसे अच्छी सॉइल जो पौधे के लिए उपयोगी होती है उसे कहते हैं लोम सॉइल। क्या कहते हैं? लोम सॉइल। ठीक है, शायद उसको हिंदी में दोमट मिट्टी कहते हैं। क्लियर ना। फिर आपसे बात करूं कि सॉइल वाटर, सॉइल में ढेर सारा पानी होता है और वो पानी सॉइल में आता कहाँ से है? आप जानते हो जब वर्षा होती है तो ढेर सारा पानी बह के चला जाता है, जिसे रनवे वाटर कहते हैं। बह के चला जाता है नालियों में, नालियों से छोटी नदी में, बड़ी नदी में और फिर समुद्र में चला जाता है। ठीक है, तो रन ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक है, ढेर सारा पानी बह के चला जाता है और कुछ पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। जो एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है सॉइल में पानी, वह ग्रेविटेशनल वाटर पहला हो सकता है कि सॉइल पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ढेर सारा पानी बहुत अंदर चला जाता है। यह पानी पौधे के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, क्योंकि रूट वहां तक नहीं पहुंच पाती। दूसरा होता है कैपिलरी वाटर, केशिकत्व जल। याद रखें, केशिकत्व जल ही पौधे के लिए उपयोगी होता है। मतलब पौधा कौन सा पानी पीता है? कैपिलरी वाटर या केशिकत्व जल। अपन बताएंगे केशिका क्या है। ठीक है, तो केशिकत्व जल याद रहेगा। केमिकल वाटर, ढेर सारा सॉइल में विभिन्न प्रकार के केमिकल होते हैं, उनसे सॉइल जो जुड़ जाता है उसे केमिकल वाटर कहते हैं। ठीक है, फिर एक हाइड्रोस्कोपिक वाटर होता है। क्लियर है। तो आप जाने कि कैपिलरी वाटर ही सबसे उपयोगी है पौधों के लिए। अपन अब जाने, एक प्रयोग करें कि बीकर ले लें। देखें, चित्र में देख रहे हैं आप, बीकर में आप पानी यहाँ तक भर दें, नीचे तक, और एक पतली ट्यूब डाल दें आप, ग्लास की पतली हो, जिसका जो व्यास है या अंदर का जो गैप है, इसकी गुहा है वह केशिका जैसे, केश माने बाल। ठीक है, गुहा की जो चौड़ाई है कितनी कैसी हो? बाल, मतलब बहुत सकरी हो गुहा, और दोनों तरफ से खुली हुई। पानी आपने यहाँ तक भरा, लेकिन इस ट्यूब में, पतली ट्यूब में पानी ऊपर तक चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि इसके अंदर एक फोर्स बनता है जिसे कैपिलरी फोर्स कहते हैं। कैपिलरी फोर्स के कारण पानी जो है ऊपर तक चला गया। किसमें? इस ट्यूब में। ठीक है, क्लियर ना। जबकि पानी का तल यहाँ था,
ऐसे जो आप मिट्टी की जो चिमनी है, मिट्टी तेल की चिमनी है, उसको जब जलाते हैं तो मिट्टी का तेल जो बहुत नीचे तक रहता है, ठीक है, बहुत नीचे तक रहता है, लेकिन जो आपकी बत्ती होती है उससे धीरे धीरे चढ़ के कहाँ चला जाता है, ऊपर तक, जिससे वो फ्लेम जलती रहती है, आपकी चिमनी जलती है। क्यों जलती है? क्योंकि जो आपकी बत्ती होती है उसमें ढेर सारी कैपिलरी बन जाती हैं, हजारों कैपिलरी बन जाती हैं, और वो हजारों कैपिलरी जो है उसके अंदर, हजारों कैपिलरी के अंदर कैपिलरी फोर्स उत्पन्न होता है, जिससे मिट्टी का तेल आसानी से ऊपर तक चढ़ जाता है, ठीक है। तो सॉइल में भी क्या होती है, ढेर सारी कैपिलरी बनती हैं, और कैपिलरी के अंदर जो पानी होता है उसी का अवशोषण पौधे करते हैं। तो याद रखेंगे कैपिलरी वाटर का उपयोग पौधे करते हैं। अब एक रूट की आप प्रारंभिक संरचना समझें। तो रूट की प्रारंभिक संरचना में सबसे नीचे होता है रूट कैप। रूट कैप भाग होता है, ठीक है। रूट कैप याद रखना, ये कौन सी रूट की संरचना हमने बताया है। रूट दो प्रकार की होती हैं, एक जो गहराई तक जाती है, सीधी जाती है, उसे मूसला जड़ कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। और दूसरी जड़ें होती हैं जो बहुत गहराई तक नहीं जाती, उसे एडवेंटिसस रूट या अपस्थानिक जड़ें कहते हैं, ठीक है। तो एक बीजपत्री पौधे जैसे चारा है, ठीक है, घास है, गेहूं है, धान है, इसमें हमेशा अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं, अर्थात बहुत गहराई तक नहीं जाती, ठीक है। उन पौधों को आप उखाड़े तो आसानी से उखड़ जाते हैं। लेकिन दूसरे पौधे ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं। चकौड़ा देखो, उसको उखाड़ने में आपको बहुत श्रम करना पड़ेगा। तो उसकी जड़, तो ये कौन सी जड़ है याद रखना, मूसला जड़ या टैप रूट। तो टैप रूट की संरचना में आप देखें कि सबसे जिसका अपर पार्ट कहलाता है, सबसे अंतिम भाग कहलाता है उसका रूट कैप। यह भाग वो होता है जो जड़ को आगे बढ़ने में सहायता करता है, ठीक है। मतलब सॉइल में कोई कठोर भाग आ गया तो उसको तोड़ने का काम कौन करेगा, रूट कैप। फिर दूसरा भाग होता है रीजन ऑफ सेल डिवीजन। इसी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता भरपूर होती है, अर्थात ये भाग में कोशिकाएं विभाजित होती हैं समसूत्री विभाजन के द्वारा। जब कोशिकाएं विभाजित होंगी तो उसका आकार बढ़ेगा, तो तीसरा भाग कहलाता है सेल इलांगेशन, जो वृद्धिकरण क्षेत्र कहलाता है। जब कोशिकाएं विभाजित होंगी तो उसका शेप और साइज बढ़ता है, तो तीसरा भाग होगा सेल इलांगेशन। चौथा भाग होता है रूट हेयर जोन, अर्थात इस भाग में क्या पाए जाते हैं, एक कोश की मूल रोम या रूट हेयर। तो याद रखना, रूट का संपूर्ण भाग जल अवशोषण नहीं करता, रूट का कौन सा भाग करेगा, रूट हेयर जोन। मैं रूट हेयर बस लिखा हूं, आप लिखेंगे रूट हेयर जोन, ठीक, क्लियर ना। सेल इलांगेशन जोन से भी नहीं होगा एब्जॉर्प्शन, रीजन ऑफ सेल डिवीजन से, ना रूट कैप से, ठीक है। अब आप देखें मार्ग क्या है, पैसेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, जल अवशोषण का मार्ग। तो आप देखें सबसे पहले सॉइल पार्टिकल है, सॉइल के कण है, यहाँ देखें आप, ठीक है, ये सॉइल पार्टिकल है। सॉइल पार्टिकल के बीच में आपको मैं बता दूं कैपिलरी वाटर होगा, क्या होगा, कैपिलरी वाटर। तो सबसे पहले ये वाटर कहाँ जाएगा, रूट हेयर जो एक कोश की है, क्लियर है। फिर रूट हेयर से कहाँ जाएगा, इपिब्लेमा। सबसे पहले कहाँ था, सॉइल वाटर से फिर कहाँ गया, रूट हेयर में गया, एक कोश की भाग। फिर इपिब्लेमा, इपिब्लेमा से गया कार्टेक्स में, यहाँ पहुंचा पानी, फिर इस कोशिका में कार्टेक्स की पहुंचेगा, फिर इस कोशिका में पहुंचेगा। फिर तीसरा भाग है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में कौन सी कोशिकाएं होती हैं, पैसेज कोशिकाएं। फिर पानी कहाँ पहुंचा, एंडोडर्मिस की पैसेज कोशिकाओं में। फिर इसके बाद पानी कहाँ पहुंचा, पेरिसाइकल में, यहाँ पहुंचा पानी। पेरिसाइकल के बाद कहाँ पहुंच गया, जाइलम में, रूट के जाइलम में, क्लियर में। तो क्या है मार्ग, क्या है जल अवशोषण का, सॉइल वाटर, फिर रूट हेयर, फिर इपिब्लेमा, फिर कार्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस की पैसेज सेल, फिर पेरिसाइकल, और लास्ट में हो गया रूट का जाइलम, ये मार्ग। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, जल अवशोषण की क्रिया। ध्यान से समझना आप, ठीक है। जल अवशोषण मतलब रूट सॉइल से जल का अवशोषण कैसे करती है, इसको समझाने के लिए अलग अलग सिद्धांत दिए गए। पहला है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, सक्रिय जल अवशोषण, ठीक है। तो सक्रिय जल अवशोषण के विषय में सुन लो ध्यान से। सक्रिय जल अवशोषण तब होता है जब सॉइल में, मिट्टी में पानी की उपलब्धता भरपूर हो, पहली बात। दूसरी बात है
उस समय पौधों में वाष्पोत्सर्जन कम होता हो। फिर से आप समझो, जब पानी की अधिकता हो सॉइल में, और दूसरी बात मैंने आपसे बात किया कि वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो। ठीक है। तीसरी बात जो मैं बताने वाला हूं कि इसका सक्रिय नाम इसलिए है कि जड़ की कोशिकाओं का सक्रिय योगदान होता है। 3 बातें हमने बता दी। क्या? सॉइल में भरपूर उपलब्धता हो पानी की, वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो, और तीसरी हमने बता दी जड़ की कोशिकाओं का सक्रिय योगदान हो। ठीक है। एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन को किसने दिया है? रेनर नामक वैज्ञानिक ने इस शब्द को। अब आगे देखें, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है क्या? ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, और दूसरा है नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो पहले आप समझो ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, इसको दिया है एटकिंस नामक वैज्ञानिक ने। अब इसको ध्यान से समझना। मान लीजिए ये सॉइल के पार्टिकल्स थे, मिट्टी के कण थे, और यहाँ जो वाटर है वो कहलाएगा कैपिलरी वाटर। ठीक है। तो आप जानते हो कि मिट्टी में जो पानी होता है वो शुद्ध होता है। ठीक है। तो मैं आपसे कहूँ यहाँ 2 बिलियन हो गए, बिलियन ए और बिलियन बी। बिलियन बी कहाँ है? रूट हेयर का। ये रूट हेयर, ठीक है। रूट हेयर का जो साइटोप्लाज्म, रूट हेयर एक कोशिकी है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, तो 2 बिलियन हो गए। कौन कौन से बताएं मुझे? 1 बिलियन हो गया मिट्टी में जो पानी है उसका बिलियन, ठीक है, और दूसरा है रूट हेयर का बिलियन। अब इन दोनों की तुलना कीजिए, किसकी सांद्रता अधिक होगी? ए और बी की सांद्रता की तुलना कीजिए। तो चूंकि मिट्टी में जो पानी पाया जाता है वो शुद्ध माना जाता है, मतलब विलय नहीं होते उसमें, तो इसकी सांद्रता कम होगी, इसकी सांद्रता अधिक होगी। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु ऑस्मोसिस के नियम के अनुसार चले जाएंगे। मतलब ए से कहां चला गया विलायक के अणु? बी में। जैसे ही बी में जाएंगे तो बी की सांद्रता को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। समझ रहे हो बात को? ए से विलायक के अणु कहां पहुंच गए? बी में, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। जैसे ही बी में जाएंगे तो उसकी बढ़ी हुई सांद्रता जो अधिक थी बी की, वो कम हो जाएगी। किसकी तुलना में? सी। सी मतलब इपिडर्मिस, सॉरी इपिब्लेमा। यहां मैं बताया इपिब्लेमा। सी क्या है? इपिब्लेमा की कोशिका। तो अब बताओ कि बी और सी की तुलना करो आप, तो सी की सांद्रता अधिक होगी किसकी तुलना में? बी की तुलना में। ठीक है। तो अब कहां से चला जाएगा बताओ आप? बी से कहां चला गया विलायक के अणु? सी। जैसे सी में जाएगा सी की सांद्रता को कम कर देगा, इसकी तुलना में डी की। तो सी और डी की तुलना करो आप। इस डी क्या होगा? कार्टेक्स की कोशिकाएं हैं, ई भी कार्टेक्स की कोशिकाएं हैं। ठीक है। ये सी क्या हुई? इपिब्लेमा की कोशिका। तो इस प्रकार सी से कहां चला गया? डी में। डी में जैसे जाएगा डी की सांद्रता को कम कर देगा। ठीक है। तो डी से कहां पहुंच गया? ई में। ई बी कार्टेक्स की कोशिका है। यह किसकी कोशिका है बताओ आप? इपिब्लेमा की पैसेज कोशिका। तो ई की सांद्रता कम हो जाएगी, एफ की सांद्रता अधिक हो जाएगी। तो ई से एफ में गया। एफ से ये जी क्या हो गई बताएं आप मुझे? ये जी हो गया, एफ हो गया इपिब्लेमा की कोशिका, जी हो गया पेरिसाइकिल की कोशिका। तो अब जी से कहां, एफ से कहां गया? जी में। ठीक है। और एच हो गया जाइलम की कोशिका, रूट की जाइलम की कोशिका। फिर जी से कहां चला जाएगा? एच। तो चूंकि आप देखें कि ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन में ऑस्मोसिस के नियम के अनुसार जल अवशोषण होता है और जड़ की कोशिकाओं का सक्रिय योगदान होता है। ठीक है। नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, मान लीजिए आप जानते हो समुद्र के किनारे का भाग जो है, समुद्र का पानी चूंकि लवण युक्त है तो उसके किनारे का जो सॉइल है वो भी लवण युक्त होती है, लवणीय सॉइल होगी। लवणीय सॉइल होगी और उस सॉइल के अंदर जो पानी होगा वो भी, उसमें भी लवण की मात्रा बहुत अधिक होती है। जब लवण की मात्रा अधिक होगी उस पानी में तो वहां के सॉइल वाटर की सांद्रता अधिक होगी। किसकी तुलना में? रूट की तुलना में। तो आप समझो कि समुद्र के किनारे जो पौधे उगते हैं वहां ए की सांद्रता अधिक होगी किसकी तुलना में? बी की तुलना में। तो फिर ऐसा ना सोचना आप कि ऑस्मोसिस के नियम के अनुसार बी से ए में विलायक के अणु चले जाएंगे, नहीं। ऑस्मोसिस के नियम के खिलाफ जब जल अवशोषण होता है तो उसे कहते हैं नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव वाटर
एब्जॉर्प्शन यह अपवाद स्वरूप है, जो कहाँ मिलता है, समुद्र तटीय पौधों में देखा गया, क्योंकि वहाँ सॉइल वाटर जो होता है कैसा होता है, लवणीय। अब देखिए पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, जब जड़ की कोशिकाओं को कोई सक्रिय योगदान नहीं होता जल अवशोषण में, तो उसे कहते हैं पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो आप एक चित्र के द्वारा देखिए समझ जाओगे आप, ठीक है। अब आप देखो ये पौधा बना है, यहाँ देखना, ये लीफ बनी, लीफ में स्टोमेटा, स्टोमेटा माने रंग। तो आप देखो कि जो स्टोमेटा की कोशिका है उसको मैंने नाम दिया है ए। जब इसमें सूर्य की प्रकाश की किरण पड़ेगी तो इसका जो जल है वाष्प के रूप में वाष्पीकृत हो जाएगा, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। तो आप तुलना करो कि जब सूर्य की किरण स्टोमेटा की कोशिका में नहीं पड़ी थी तब, और दूसरी तुलना करो जब सूर्य की किरण स्टोमेटा की कोशिका में पड़ी और उसका जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में चला गया, ठीक है। दो स्थितियां हों। तो आप देखें कि जब इसका जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाएगा तो एक ही सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। विलायक अणु निकल जाए किसी कोशिका से तो सांद्रता बढ़ जाएगी, किसकी तुलना में, बी की। ये बी कोशिका कहाँ की है, लीफ की कोशिका। लीफ में कोशिका जो मेसोफिल कोशिका पाई जाती है उसको मैंने बी से नाम दिया। तो अब देखना ए की सांद्रता अधिक हो गई बी की तुलना में, जब बी की तुलना में अधिक हो गई तो फिर बी से कहां चला जाएगा विलायक अणु, ए में। जैसे बी में से विलायक अणु जाएंगे तो बी की सांद्रता बढ़ जाएगी सी की तुलना में, तो सी से कहां चले जाएंगे, सांद्रता के नियम के अनुसार बी में, ठीक है। अब ये डी क्या है, लीफ का जाइलम, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं बात करूं, अब बी से कहां जाएंगे, सी में। ई क्या हुआ बताएं, जाइलम ऑफ स्टेम, स्टेम का जाइलम है, तो कहां जाएगा, ई से कहां चला जाएगा विलायक अणु, डी में। अब पानी की कमी जो सबसे पहले ए में थी, पानी की कमी हो गई थी, उस पानी की कमी की पूर्ति किसने किया, बी ने, तो बी में हो गई कब पानी की कमी, तो बी की पूर्ति किया सी ने, सी में पानी की कमी हो गई, फिर किसने पूर्ति किया, डी ने, और डी की पूर्ति कौन करेगा, जाइलम ऑफ स्टेम। अब जैसे ही ई से विलायक अणु डी में जाएंगे तो ई की सांद्रता अधिक हो जाएगी, किसकी तुलना में, एफ की तुलना में। एफ क्या है, जाइलम ऑफ रूट का जाइलम, ठीक है, क्लियर ना। तो आप देखें कि एफ से कहां चला जाएगा विलायक अणु, ई में। अब ध्यान से समझना, अब याद रखना कि जाइलम का जो रूट का जाइलम है उसमें अब पानी की कमी हो गई, पानी की कमी हो गई अर्थात उसकी कोशिका की सांद्रता अधिक हो गई, ठीक है। तो जब वो रूट में पानी की कमी हो गई अर्थात रूट की कोशिका की सांद्रता अधिक हो गई, तो ये पानी की कमी की पूर्ति कहां से कर देगा, सॉइल से। तो मैं केवल यहां बताना चाहता हूं, आप यहां केंद्रित हो जाओ कि सॉइल से जल पानी रूट तक कैसे पहुंचा, यहां केंद्रित होना है। सॉइल वाटर को मान लो जी, ठीक है। तो जो जी से एफ में क्यों पहुंचा बताओ आप, इसलिए पहुंचा कि एफ में पानी की कमी हो गई थी। क्यों कमी हो गई थी, एफ ने अपना पानी कहां दे दिया था, ई को। इस प्रकार वाष्पोत्सर्जन होता रहेगा, जल वाष्प के रूप में निकलता रहेगा और यहाँ पानी की सप्लाई ऐसे होती है, जल अवशोषण होता है, ठीक है। तो ये पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, रूट की कोशिकाओं का सक्रिय योगदान नहीं है, तो फिर किसका सक्रिय योगदान है, लीफ का, और लीफ में वाष्पोत्सर्जन का, ठीक है, क्लियर है। अब मैं बात करूं जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक हो सकता है उपलब्ध मृदा जल। सॉइल में यदि पानी की मात्रा अधिक है तो वाटर एब्जॉर्प्शन अधिक होगा, और कम है तो वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा। सॉइल टेम्परेचर, यदि मैं आपसे बात करूं 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर पर, यदि सॉइल का टेम्परेचर 20 से 30 है तो उस समय वाटर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है। फिर मैं बात करूं मृदा घोल की सांद्रता, मृदा में जो विलयन है उसकी सांद्रता भी निर्धारित करता है वाटर एब्जॉर्प्शन को। फिर सॉइल एयर, सॉइल के कणों के बीच में एयर होता है जिसे सॉइल एयर कहते हैं, वह भी वाटर एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करता है। और लास्ट में बता दिया ट्रांसपायरेशन, यदि ट्रांसपायरेशन अधिक होगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन
अधिक होगा। इस प्रकार मैंने शॉर्ट एंड स्वीट में तुम्हें क्या बता दिया, वाटर एब्जॉर्प्शन, ये लेसन खत्म।